अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज सिविल अदालत ने पंजाब हुकूमत को शरीफ ख़ानदान की रायविंड रहायशगाह की 127 किनाल अराजी पर कार्रवाई से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत का ये दावा था कि शरीफ ख़ानदान ने रायविंड में महकमा औकाफ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शरीफ ख़ानदान की रायविंड रहायशगाह की 127 किनाल अराजी का इंतकाल मरहुमा बेगम शमीम के नाम से पंजाब हुकूमत को वापस मुंतकिल किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड को हिदायत जारी की गई हैं। अदालती हुक्म के बाद फिर पंजाब हुकूमत को कार्रवाई से रोका गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि रायविंड अराजी 1992 से शरीफ खानदान की मलकियत है। पंजाब हुकूमत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से गन पॉइंट पर रिकॉर्ड तब्दील करवाया। ये इमरान खान, बुग्स नवाज और शहबाज में ये सब कर रहे हैं। आज सिविल अदालत की जानिब से यकीनन ये एक रिलीफ मिला है शरीफ खानदान को। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई अभी मुमकिन नहीं हो सकी है। नून लीग के ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की ज़मानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी होते ही एहतसाब अदालत में जमा करवाया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मिलने वाले रिलीफ के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तानी, क्या इसमें कोई तब्दीली आएगी? क्या जो नून में से शीन निकलने की जो पेशगोइयाँ होती रही हैं या जो बातें हो रही हैं, कल एतजाज़ एहसन साहब भी हमारे प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान, इन दोनों की पॉलिसीज़, मौक़िफ़, बयानिए बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या ये वाज़े अब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी? इसी पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बात करूँगी सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ साहब मुझे ज्वाइन करें इस पर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा परवेज़ अशरफ साहब, आपका थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा बना हुआ है, ऑपोजिशन के सामने आकर खड़ी हो गई है। अवाम को कहा जा सकता है बड़ी उम्मीदें भी थी कि आप लोग जो है ना वो अवाम के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएंगे। आप भी 2013 से लेकर आज तक ऑपोजिशन में हैं। आपको नहीं लगता कि आज की जो ऑपोजिशन है, जो एक इत्तेहाद बना था, वो इसलिए फ्लॉप हो गया अपने अपने मफादात की खातिर? आपको लगता है कि ये इत्तेहाद आगे चल पाएगा या अब ये समझा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग थलग होकर अपना ही ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी, जिससे अब दूसरी ऑपोजिशन जो है वो फ्रेंडली ऑपोजिशन कह रही है? थैंक यू शाज़िया बीबी, आज के माहौल के मुताबिक बड़ा पर्टिनेंट सवाल आपने किया है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है तो खाए वो मुत्तहिद होकर या अलहदा या किसी इत्तेहाद में रह के या इंडिविजुअली जो है वो अपोजिशन का निज़ाम जो है वो ऐसा है कि उसका एक रोल है। हाँ। वो आप इत्तेहाद में हो फिर भी अपोजिशन का एक रोल है। आप अगर पार्टी वाइज भी अलग-अलग होकर कोई अपोजिशन करना चाहते हैं, लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कि अपोजिशन को अपोजिशन की अपोजिशन नहीं बनना चाहिए। हाँ। बल्कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो है उसको अपोजिशन करनी चाहिए और एक मस्बत किरदार अदा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा हो। राजा साहब, दो मामलात जो थे उनकी वजह से बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। एक आज़म नज़ीर तारड़ को अपोजिशन लीडर बनाने का मामला था सेनेट में, जिसे नून लीग चाहती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ये मानती थी। दूसरा, उसके बाद जब शो कॉज नोटिस भेजा गया, जब पीडीएम ने आप लोगों को शो कॉज नोटिस भेजा सर, उससे पहले कोई मौलाना साहब ने बात की, कोई गिला शिकवा किया या डायरेक्टली शो कॉज नोटिस भेज दिया? क्या कोई पहले गिला शिकवा नहीं किया गया जिस वजह से आप लोगों के लिए ज़्यादा ये सब कुछ बड़ा सरप्राइजिंग था? शाज़िया बीबी, इस पे काफ़ी बात हो चुकी है। असल में जो है हमारा ये बिल्कुल हमारी पार्टी की ये कंसीडर्ड ओपिनियन है और बल्कि तमाम ही सियासी जमातों की कि शो काज नोटिस या इस किस्म की तादीबी कार्रवाइयाँ या लिख कर कोई या मामलात जो तय किए जाते हैं वो पार्टी के अंदर भी बड़ी मोहतात तरीके से किए जाते हैं। लेकिन एक और पार्टी किसी और पार्टी को जो ख़ुद एक ज़िम्मेवार सियासी जमात हो उसको कोई इत्तेहादी जो है वो
अगर नोटिस कर देता है या शोकास नोटिस करता है तो उससे यकीनी तौर पर बदएतमादी बढ़ती है और उसको माइंड किया जाता है और उसको मैं समझता हूँ कि हालात के मुताबिक जो है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अफसोसनाक बात है, हो गई है। तो अब हम ये समझते हैं और पीपल्स पार्टी शुरू दिन से इस चीज़ की हामी रही है कि हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, हम तो जो है वो दिलों को भी जोड़ते हैं, पार्टियों को भी जोड़ते हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये होता है कि इस मुल्क में एक सेहतमंद सियासत हो, एक ऐसी सियासत हो जिसमें पब्लिक इशूज़ सामने आए। देखें इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के जो इशूज़ हैं वो हमें उठाने चाहिए, खाए हम इत्तेहाद में हों या इत्तेहाद के बाहर हों। वो है महंगाई है, बेरोज़गारी है, पाकिस्तान की मईशत की तबाहकारियाँ हैं जो मौजूदा हुकूमत के हाथों हो रही हैं। इन सब बातों की तरफ हमें ध्यान देना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तहिया किया है कि हम अपना ये रोल जो है वो किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर हम इत्तेहाद में रहते हैं फिर भी ये हमारा यही रोल है और इत्तेहाद से बाहर भी यही रोल है। राजा साहब, शायद इतना दुख ना होता अगर एक दूसरे के सामने अगर अवामी इश्यूज पर आकर खड़ी होती ना। यहाँ पर तो लड़ाइयाँ हुई ओहदों पर, यहाँ पर तो लड़ाइयाँ हुई मफादात पर। अगला जो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पंजाब में तो आप लोग तब्दीली चाहते हैं, पंजाब में तो तहरीक अदम एतमाद की आप लोग बात करते हैं, लेकिन नून लीग जहां पर वो उनके नंबर्स भी ज्यादा हैं, आपको पता है हुकूमत जो है यहाँ पर बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ हुकूमत खड़ी हुई है। आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून से कहा भी, क्यों रिलक्टेंट रही मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत की तब्दीली से? सर शाजिया बीबी, हम तो आज भी इस बात के हामी हैं कि ये जो अदम एतमाद होती है ये पार्लियामान के पार्लियामेंट्री टूल्स इनको कहा जा सकता है। ये वो तरीक़ाकार है जिसकी पार्लियामान इजाज़त देता है, जिसकी जमहूरियत इजाज़त देता है, जिसकी सियासत इजाज़त देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री टूल्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और हुकूमत जो है इस वक्त पंजाब में, जैसे आपने खुद कहा है कि बड़ी थिन मेजॉरिटी है उनकी, बड़ी मामूली उनके पास नंबर की गेम है और वहाँ पर भी बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं और बड़े मामलात उनके बिगड़े हुए आए दिन आप भी देख रही हैं, टेलीविजन पर भी आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने इसी बात पर अपने PMLN के दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और आप अगर इस पे कोशिश करेंगे, आप अगर इस पे आगे बढ़ेंगे तो हम सब आपके साथ होंगे। तो हम समझते हैं कि हम पंजाब के लोगों को इस अजाब से निजात दिला सकते हैं। पंजाब के लोग आज सच्ची बात है कि अपने आप को बड़ा बेयारो मददगार समझ रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब के मामलात को चलाया जा रहा है, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन सर पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की आवाज ही नहीं है ना। क्यों कमजोर है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? 2018 के इलेक्शन में देखा कोई सीट्स आप लोग नहीं निकाल सके। जी, लेकिन शाजिया बीबी ये जो पॉलिटिकल पेंडुलम होता है ना, इससे आप नहीं जज कर सकते। आप देखते हैं कि जिस वक्त मामलात चेंज होते हैं तो वो फिर अभी आपने देखा होगा कि 2002 की असेंबली में PMLN की टोटल 17 सीटें थी पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान से। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 2002 की असेंबली में PTI की सिर्फ एक सीट थी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है, हर कस्बे में, हर शहर में। और मैं समझता हूँ कि इसको दबाया गया है, ज़बरदस्ती इसका रास्ता रोका गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में इंशाल्लाह इसका रास्ता रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। इस पर हमने काम शुरू किया था। यही मैं पूछ रही हूँ कि इस पर काम हो रहा है? जी बिल्कुल जी, हम समझते हैं कि हमने भी अपना काम शुरू कर दिया है खुदा के फजल से। और हमें बड़े अच्छे और वाजिया किस्म के जो हैं वो रिस्पांस आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पहले की तरह ही मजबूत और मरबूत नजर आएगी। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक बात की कि अगर वाकई ऑपोजिशन है आप लोग, आप लोगों पर तो अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि सब कुछ जो सेटिंग हुई है ये एक डील के नतीजे में हुई है, इसीलिए इस्तीफों से भी पीछे हटे, इसीलिए आप जो है ना वो इत्तेहाद भी आप लोगों ने तोड़ दिया, सेटलमेंट आपकी कहीं ना कहीं पिछले खाते में हो रही है। वो कहते हैं अगर आप लोग इतने संजीदा हैं तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आप लोग तहरीक अदम एतमाद लेके आए, नंबर्स तो पूरे हैं। शाहिद खाकान साहब का बड़ा एहतराम है और
वो हमारा आपस में एक ही हम इलाके के हैं और एक दूसरे से हमारा एहतराम का रिश्ता है, उनकी बड़ी इज्जत है। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये बात की है इस कंटेक्स्ट में कि सेनेट में हमारे पास नंबर्स हैं और हम वहाँ पर जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, तो उन्होंने ठीक बात की है और अच्छी बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से यही कह रही है कि हमें हर महाज पर जो है वो हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए, हुकूमत को एक्सपोज करना चाहिए, और अगर हम इस पर मिल बैठ के बात कर सकते हैं, अगर हम इत्तेहाद में हैं या ना हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन लेकर आई हुकूमत, उसको हम सब ने मिलकर डिफीट कर दिया, हालांकि मामला तो ऐसे ही चल रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्लियामान के अंदर जो है इश्यूज के बेसिस पर इशू टू इशू जो है वो सारी अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर होगी और हम सब मिलकर हुकूमत का मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बुलंद करना पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर, यही जो है ये अपोजिशन का फर्ज है। और इसमें यकीनन कोई कोताही नहीं होगी। कहानी बन जाएगी, सारे इत्तेहादी इकट्ठे हैं या नहीं है कि बाप से वोट लिया और उन्हीं के खिलाफ तहरीक चलाने निकल पड़े। नहीं, अच्छा नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मिसअंडरस्टूड है मसला शाजिया बीबी। इस पे बड़ा ठंडे दिल से ज़रा गौर करें कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, जब हम कौमी असम्बली में इलेक्शन लड़े थे यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेटर के लिए, तो क्या सारी वोटें जो थी वो पीपल्स पार्टी नून और अपोजिशन की थी या हमने हुकूमत की भी वोटें ली थी? सर डेफिनेटली ली थी। इलेक्शन तो होते ही यही है मुखालिफ को तोड़ना। मुखालिफ को बिल्कुल हमने ली थी, 12-14 वोटें जो हमें जायद मिली थी वो कहाँ से मिली थी? तो ये तो नहीं होता कि आप मुखालिफ की वोट तोड़ते हैं तो आप इलेक्शन जीतते हैं ना, कभी ये भी हुआ। और जब कोई आपको ये कहे कि हम आपके साथ आ रहे हैं, हम अपोजिशन के बेंचों पर बैठना चाहते हैं और हम आज़ाद बनकर आए हैं, तो आप उनको कहेंगे कि हम वोट नहीं लेते? मेरे समझता हूँ ये तो एक ऐसी एक वो है, उसको एक चीज़ चला दी गई कि बाप बाप बाप। भाई बाप पे अगर वो थे तो जिस वक्त वो उन्होंने वोट हमें दी है तो वो बाप के मुखालिफ थे, हमारे हमायती थे, हमारे साथ वो अगर बैठना चाहते हैं अपोजिशन में तो हम उनको वेलकम करेंगे। कल और भी अगर 10 आदमी हुकूमत से उठ के आते हैं और अपोजिशन के बेंचों पर बैठते हैं तो क्या हम उनको कहेंगे कि आप मत आए? ये कहाँ की सियासत है? सियासत तो यही है कि आपने मुखालिफ जमात को तोड़ना है, आपने उसकी तादाद को कम करके अपनी तादाद को बढ़ाना है। तो इसी को जमहूरियत कहते हैं, इसी को सियासत कहते हैं। मौलाना साहब से कोई राब्ते हैं? मौलाना साहब से जी, मौलाना साहब की तबीयत जो है वो अब बेहतर है और मैं समझता हूँ कि उनको सेहत का कोई मसला था, उनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। तो सियासतदानों के आपस में राब्ते होते रहते हैं, हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं एक दूसरे के, जमातों के। सर देरीना ताल्लुकात अपनी जगह, इत्तेहाद में वापसी के लिए कोई राब्ते हैं, कोई बातचीत है? पीपल्स पार्टी सोच सकती है या उसी जिद पर खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे शो कॉज नोटिस भेजने पर आगे नहीं बात बढ़ेगी? शाजिया बीबी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको ये तो पता है ना कि हम सारे मुख्तलिफुल ख्याल पार्टियां हैं। यस, हमारे अपने अपने मंशूर हैं। हम कल आपको पता है कि कल जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2013 में, तो हम और पीटीआई मिलकर अपोजिशन कर रहे थे, आपको पता है ना, हाउस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ असूल हैं, जिस वक्त पीटीआई ने कहा कि हम घेराव करेंगे, हम गैर पार्लिमानी जो है वो इकदाम करेंगे, हम जो है वो शहर पे कैपिटल को कब्जे में ले लेंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि गो हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हमारे कुछ सेट प्रिंसिपल हैं, असूल हैं जिन पर खड़े होकर हम सियासत करते हैं, इस पे हम आपका साथ नहीं देंगे। हम ये चाहेंगे कि पार्लिमान मजबूत हो, पाकिस्तान के आइन की इज्जत हो, पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो जड़ पकड़े और मजबूत हो और पाकिस्तान के अवाम को हम डिलीवर करें, खाई किसी की भी हुकूमत हो। सही, अपोजिशन उतनी आम होती है जितनी हुकूमत होती है। राजा साहब एक आम सवाल पूछना चाहते हैं, इसलिए आज हम आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, पानी बिजली के वज़ीर भी आप रहे हैं, ये जो नेपरा एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस है जो आए दिन बिजली की जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, हमें तो यही पता चलता है कि आईएमएफ का प्रेशर है, ये आईएमएफ के साथ जो आपने डील की है ये उसका एक हिस्सा है। सर आप लोग भी आईएमएफ के पास गए थे, जब से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हैं इस तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं,
सर, आपके दौरे हुकूमत में ये प्रेशर्स कितने थे कि इस तरह के आप एक्ट लेके आए, इस तरह के आप ऑर्डिनेंसेस लेके आए कि जब चाहें आप ये इख्तियार दे दें इदारों को कि बिजली के प्राइसेस जो आपने बढ़ाने हैं आपको रोकने वाला कोई ना हो? सर, आपके दौर में भी ये हुआ, इतना प्रेशर था आप लोगों पे भी? शाजिया बीबी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हुकूमत जो है उसका जो हत्तल मकदूर ये कोशिश होती है कि अवाम पर किसी किस्म का दबाव ना आए, हाँ। महंगाई मुल्क में ना हो, अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखा जाए। ये 2-3 मोटे असूल है जिसके लिए हुकूमत जो है वो कायम की जाती है। हाँ। IMF में जाना कोई जुर्म नहीं है। IMF में जाता रहा, पाकिस्तान जाता रहा, दूसरे और बहुत सारे ममालिक जाते हैं। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दूंगा, जब हम लोग थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत फी बैरल जो थी वो $148 थी और हम ₹4 का यूनिट देते थे। IMF का कर्जा भी वापस करते थे, उनकी एक साथ भी वापस करते थे, डेवलपमेंट भी करते थे और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी दुगनी करते थे, पेंशनों में भी इजाफा करते थे, मुल्क को ग़िज़ाई तौर पर खुद कफील भी करते थे। पाकिस्तान का काश्तकार भी जो था वो खुशहाल था, इंडस्ट्री भी चलती थी, कॉटन एक्सपोर्ट जो थी वो हम कहाँ के कहाँ लेकर गए थे, बिजनेस ऑफ ट्रेड हमारा बड़ा अच्छा था और डेफिसिट जिसकी बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 2.5 बिलियन पर कंट्रोल था और आपकी GDP बढ़ रही थी। सारा मलबा तो आप लोगों की हुकूमत पर गवर्नेंस डालते हैं कि 40,000 अरब के आज जो हमारे ऊपर कर रहे हैं आप लोगों की वजह से ही है। अच्छा, एक मुझे ये बात बताएं जरा, मैं एक मोटी सी बात करता हूँ जो आम फहम है, आम आदमी समझ जाएगा। ये जब भी हुकूमत है ये कहती है, इनके वज़रा और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब, कि हम तो पिछली हुकूमतों के कर्जे उतारने में सारा पैसा चला गया। हाँ, अगर आपने हमारे कर्जे उतारे होते तो कर्जे कम होते ना। हाँ। ये क्या बात है कि कर्जे दुगनी से ज्यादा बढ़ गए, फिर कहां से उतारे हैं आपने कर्जे? सूद पे भी तो कर्जे ले लिए ज्यादा, उतारने के लिए भी तो कर्ज लेने हैं, कर्ज तो वहीं पे रहते हैं। आप शाजिया बताओ, अगर आपने 10 लाख किसी से कर्जा लिया है और मैं आपको बताऊं कि मैंने कर्जा आपका उतारा है, तो वो कर्जा खत्म होना चाहिए या कम होना चाहिए ना? लेकिन अगर उस पे सूद ही इतना ज्यादा हो तो आप पहले सूद उतारेंगे कि कर्ज उतारेंगे? नहीं, तो पहले सूद कौन से देते थे? हम क्या सूद के बगैर कर्जे लेते थे? जो पहले मिले हुए थे कर्जे, उनके सूद भी देते थे ना। ये सूद क्या होता है? ये मैं समझता हूं कि ये गलत प्लानिंग है, ये बैड प्लानिंग है, बैड गवर्नेंस है कि आपने पाकिस्तान के रुपये का बेड़ा गर्क किया, आपने डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया, आपने मईशत की बिल्कुल डबो कर रख दिया, आपने जो पाकिस्तान का माहौल था जिसमें इंडस्ट्री तरक्की करती है, ज़राअत तरक्की करती है, बिजनेस तरक्की करती है, उसको ख़त्म कर दिया आपने, एनवायरनमेंट ख़त्म कर दी आपने, मुल्क में एक अजीबो गरीब किस्म की गैर यकीनी की कैफियत पैदा कर दी जिसकी वजह से मईशत जो है वो नोज डाइव कर गई है। सर, तामीराती कुछ नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि ना तो आपने सपोर्ट कर रहे हैं? तामीराती नहीं, ये बातें ही है ना, अभी बातें ही हैं। इससे ज्यादा तो पहले भी मकानात बने हैं, कुछ आके उठा के आप अदादो शुमार तो देखें, कौन सा इन्होंने तीर मार दिया, कौन सा ये 50 लाख घर बन गए। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि खाली टॉल क्लेम्स की वजह से, प्रोपेगेंडे की वजह से, फिक्रे कसने की वजह से, मुखालफिन की तज़हीक करने की वजह से मुल्क तरक्की नहीं करता। सही। मुल्क तरक्की करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर कायम रहते हुए आपने मुल्क को आगे लेके जाना है। हुकूमत वक्त का सबसे बड़ा फर्ज यह है कि मुल्क में एनवायरनमेंट तैयार करे, ऐसी फिजा बनाए, ऐसा माहौल बनाए जिसमें तमाम तबकात तरक्की करें, सही, उनको सुकून हो, बहुत बहुत खुशहाली हो। आए दिन आप बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं, आए दिन गैस की कीमत बढ़ा देते हैं, आपने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सर, वैसे बिजली बहरान और जो लोड शेडिंग आप लोगों के दौर में देखी है, शायद वो कभी भी नहीं देखी। सर, ये तो माने आप लोग, बिजली आती नहीं थी। अभी आप देखना, नहीं अभी आप देखें, लोड शेडिंग आपने देखी होगी क्योंकि उसकी वजूहात भी है और फिर हमने उस पर ऐड किया तो तभी पंखे झलने पड़ते थे। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी आपको मजा आ रहा है शाजिया बीबी? हम तो 4 रुपए का यूनिट देते थे, आप 30 रुपए का यूनिट देकर खुश है ना? इसमें कोई खुशी बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। गिला क्यों करती हैं? फिर क्यों गिला करती हैं? अब तो कोई बिजली जला ही नहीं रहा।
हाँ, अब तो जो बिजली ऑन करेगा एक उसका तो मकान बिजली नहीं थी, अब जब है तो महंगी बहुत है, दे सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगी बहुत है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यस, ये मैं आपको बताऊं। और बिजली भी एक दिन में नहीं आती, उसके लिए भी 5-10 साल लगते हैं। हुकूमतों ने कोशिश की है तभी आकर बिजली का इस वक्त कम हुई है, लेकिन बिजली को आपने जितना महंगा कर दिया है बिल्कुल वो बहुत बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ। गैस को क्या हुआ है? गैस तो हमने नहीं महंगी की थी ना, गैस को क्या हुआ है? बिल्कुल सही सर, वो हमने तो बिजली नहीं महंगी की थी। पुराने हमारे जमाने में अगर आपकी तनख्वाहें डबल हो गई थी, अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल हो गई थी, पेंशन डबल हो गई थी, तरक्याती काम हुए थे, सही, तो वो क्या कहां से होते थे? बिल्कुल ठीक। बहुत उस वक्त बरकत थी मुल्क में, बरकत थी, ब्लेसिंग्स थी। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, पंजाब हुकूमत ये कहती है, बल्कि ये दावा है उनका कि शरीफ ख़ानदान ने की जो रायविंड की रिहाइश गाह है 127 किनाल, ये महकमा औकाफ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। इस हवाले से जब ये मामला सिविल अदालत में गया, उन्होंने कार्रवाई से रोक दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गन पॉइंट पर सारा रिकॉर्ड जो है वो बदला गया है, चेंज करवाया गया है। सर, इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस मिला रायविंड में? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग हैं शरीफ ख़ानदान के या मियां नवाज शरीफ साहब के, मुख्तलिफ अतवार में पहले पीपल्स पार्टी के जब दौर थे, आपको पता होगा 90s में, तो उस वक्त भी जितनी हो सकती थी बहुत कुछ हुआ और बहुत आगे तक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गई और छानबीन के लिए, और बहुत ताकि बिजनेस को भी तबाह करने की कोशिश की गई। वो आपको पता है कि शिप का जोनाथन जो था शिप, वो भी रोके रखा, और ये बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह अब ये जो नए लोग आए हैं, फिर मुशर्रफ का दौर आया, वो भी आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि अब इनका दौर है, ये सबसे आगे चले गए हैं। इन्होंने घर की ज़मीनों को भी ये अलर्ज किया है कि जी ये ज़मीनें इन्होंने फ्रॉड से ली हुई हैं। सारी दुनिया को पता है कि उनकी बोनाफाइड परचेजेस हैं और वहाँ पे घर बने हुए हैं। ये ऐसे ही कोई ना कोई नया सिर्फ, और बाद में कुछ नहीं होता, सिर्फ टीवी की हद तक लोगों को एक चीज़ें ब्रेन वॉशिंग के तौर पे देते रहते हैं, जिनको आप लोग मानते नहीं हैं। और आपका यही देखा है कि लोगों में कितना रिएक्शन है कि आज पीटीआई की जो गवर्नमेंट है या पीटीआई वाले हैं या वजीर आजम का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। और वो जो एक जो लोग को फैसिनेशन थी, आपको लगता है ये हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है? सारी लगता नहीं है कर रही है, और उसके कोई ये तो आप किसी को शक व शुबा ही नहीं है, किसी को भी कोई शक नहीं है कि ये इंतकामिया कार्रवाई कर रही है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। और लेकिन नून लीग के कंधों पर एक बोझ तो है शरीफ खानदान पर। जो लंदन फ्लैट्स की एक मनी ट्रेल थी वो तो आज तक दे नहीं सके। मरियम बीबी जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर बड़ी जायदादें सामने निकल कर आ गई, तो एक कहीं ना कहीं शकूक व शुबात तो पैदा होते हैं ना राना तनवीर साहब? नहीं, मैं समझता हूँ फ्लैट वाली जो बात है वो मुझे देखे इतनी पुरानी बातें हैं, लेकिन ये कहना कि फ्लैट जो बिल्कुल ही उस वक्त जब ये फ्लैट मिले थे या उनका सिलसिला हुआ था, उनकी क्या इतनी वैल्यू थी, और ये शरीफ जो ग्रुप इनका है इत्तेफाक ग्रुप वाले, ये ले भी नहीं सकते थे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग मानने को तैयार हैं। अब आ जाके सारी वो घूम रही है फ्लैटों पे, वहाँ तो आधे पाकिस्तानियों के फ्लैट हैं, और इसी मेफेयर में भी हैं, और साथ ही रहमान मलिक साहब के फ्लैट हैं, मुशर्रफ के फ्लैट हैं, किसके फ्लैट। तो मैं समझता हूँ कि ये अब उनका जो फैमिली एक बिजनेस फैमिली है और 1937 से बिजनेस में है, और बड़े इनोवेटिव किस्म के लोग थे जिन्होंने, मैंने तो देखा है कि सबसे पहले। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई कब तक मुमकिन हो सकेगी, कब मुमकिन होगी? क्योंकि बहुत से लोग ये चमगोइयाँ भी कर रहे हैं, प्रोपेगंडेज भी हो रहे हैं
कि अब तो नून में से शीन निकलने वाली है। कल एतजाज़ साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि मुस्लिम लीग नून लंदन अलग है, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान अलग है। ये तो बिल्कुल वैसे सिनेरियो उन्होंने पेश कर दिया जैसे MQM लंदन और MQM पाकिस्तान। तो सर, शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने पर क्या ये सारी जो साजिशें आप इसको कह लें या चैमगोइयाँ कह लें, ये आप समझते हैं कि ये जो अफवाहें कह लें ये दम तोड़ जाएंगी? देखिए, बिल्कुल ये हकीकत नहीं है, ना दम तोड़ नहीं जाएगी, बल्कि ये बेसलेस चीज़ें हैं। जो PMLN है वो मुतहद है और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में वो कायद हैं और उनकी कायदाना जो पोजीशन है उसके अंदर वो सारे मुतहद हैं, चाहे मियाँ शहबाज साहब हो चाहे कोई और हो। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं समझता हूँ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये कब से कर रहे हैं, तो ये चीजें बिल्कुल बेसलेस हैं। शहबाज साहब आ ही जाने, कल आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जिनके साथ इत्तेहाद किए बैठे थे वही प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, वही कह रहे थे। जिनके साथ आप लोगों ने धरने देने की तैयारियां कर रखी थी वही कह रहे हैं सर। नहीं शादियां करते वो जो एतजाज साहब हैं, पता नहीं इन्होंने उनको कोई मसला है PMLN के साथ है या मियाँ बड़े मियाँ साहब से है, कुछ को मसला है या ज़हनी तौर पे शायद वो कुछ प्रेशर में उखड़े हुए हैं। मैं उनकी बातें सुनता रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं किस तरह वो चीज़ों को निकालते हैं और हर चीज़ की तान टूटती है वो PMLN के खिलाफ होती है या मियाँ नवाज शरीफ साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब। मेरे नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 2017 में की गई मरदमशुमारी का मसला 3.5 साल से ज़ायद अरसे तक मुश्तरका मफादात काउंसिल के एजेंडे पर रहने के बाद अब CCI की तरफ से फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी कराने का ऐलान किया गया है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में विफाक के 7 अरकान, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने मरदमशुमारी की मंजूरी के हक़ में, जबकि वज़ीर आला सिंध ने इसके खिलाफ वोट दिया। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी असर उमर के मुताबिक नई मरदमशुमारी के बुनियादी फ्रेमवर्क पर 6 से 8 हफ्तों में काम मुकम्मल होगा। फिर सितंबर या अक्टूबर में नई मरदमशुमारी का जो एक प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, जिसे मार्च 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और अगले आम इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियाँ भी कराई जाएंगी, जबकि नई मरदमशुमारी के लिए 23 अरब रुपए का बजट भी मुख्तस किया जाएगा। सवाल ये है कि आखिर हमारे मुल्क में हर मरदमशुमारी पर तनाज़ात क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या 18 महीनों में नई मरदमशुमारी का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाएगा? नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ हो जाएंगी आने वाले इंतखाबात से पहले? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, आपको भी पता है मुल्क में आखिरी दफ़ा मरदमशुमारी 2017 में हुई, बड़े तनाज़ात सामने आए जिसके नताइज पर सिंध की तरफ से पीपल्स पार्टी और MQM ने बड़ा इस पर एतराज़ात किए। अब आपको भी पता है कि नई मरदमशुमारी करवाने से पहले ज़रूरी होता है कि जो पहली मरदमशुमारी है उसको मंजूर किया जाए या मुस्तरद किया जाए। अब इस पुरानी मरदमशुमारी को जब मंजूर कर लिया गया है तो इसका क्या मतलब है कि एतराज़ात आपके ख़त्म हो गए जो 2017 की मरदमशुमारी पर आप लोगों ने उठाए थे? तो फिर किन बुनियादों पर आप नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे रहे हैं? दरअसल असूली तौर पर नई मरदमशुमारी का जो हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो हक़ाइक़ के बरक्स है, क्योंकि जब मरदमशुमारी होती है हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में तो हर 10 साल के बाद ही होती है। हर एक मुसलमान असूल है कि हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी होती है। हाँ। अब ये जो 2017 में जो मरदमशुमारी हुई है ठीक है, कंट्रोवर्शियल है, मुतनाज़ा है, लेकिन उस वक्त की मुश्तरका मफादात कौंसिल ने ये फैसला किया था कि जो मुतनाज़ा है उसमें 5% जो है वो दोबारा री ऑडिट करवा लें। तो री ऑडिट करवाने से तमाम MQM की तमाम सियासी जमातें सिंध की उन्होंने इत्तफाक राय से इसको मंजूर कर लिया था कि ये 5% जो है वो तकरीबन 19,000 ब्लॉक बनते हैं और 19,000 ब्लॉक जो थे उस पर दोबारा जो है ये एक नजरसानी कर लेते अपनी सेंसेस मरदमशुमारी। तो मतलब कि पूरी ना करवानी पड़ती? ये तो बाकायदा मुश्तरका मफादात कौंसिल में बाकायदा ये मंजूर शुदा है कि हमने सिर्फ 5% जो है जहाँ जहाँ मुतनाज़ा है, खासतौर पर कराची का, हैदराबाद का, सखर का,
बाकी तो पंजाब में सूबा खैर पख्तूनख्वा में तो कोई मसला नहीं था। हाँ। ये सारा मसला कराची का ही था। हाँ। लेकिन अब ये लेकिन अब मासूली तौर पर जब उन्होंने ये कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में 5 साल के बाद दोबारा करवा रहे हैं, तो ये एक तो खर्चा 23 अरब नहीं जाएगा, ये कम अज कम जाएगा 40 अरब रुपए पे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के यहाँ ये 40 अरब पे जाएगा। ये तो हुकूमत हमें हमेशा डोज देती रहती है ना, कम खर्चा देती है, बाद में खर्चा बढ़ते बढ़ते 40-50 अरब पे जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी मुलव्वस किया जाएगा, घर घर पाकिस्तान की फौज भी जाएगी, जैसे पहले 2017 में किया गया था। लेकिन एक बड़ी बात यह है, बड़ा इस पे हमारी जो हमारे वज़रा है या कैबिनेट मीटिंग में बैठे फैसला करते हैं, उनकी दूर से निगाहें तो होती नहीं, वो शॉर्ट लेवल में बातें करते हैं। अब अगर दोबारा ये इंतखाबी तौर पर हो गया है, मर्दमशुमारी हो गई, तो जो पंजाब की जो 8 नशिस्तें हैं जो उन्होंने कम करके 148 से 140 कर दी थी, बाकी सुबह में तकसीम कर दी थी। हाँ। अब अगर ये अगर सही मर्दमशुमारी हो जाती है और कराची के 3 करोड़ की आबादी सामने आ जाती है, तो फिर कराची की सीटें बढ़ानी पड़ेगी, सूबाई असम्बली में भी, कौमी असम्बली में भी। तो वो इससे तो पूरा एक सियासी इंतखाबी सिस्टम ही तब्दील हो जाएगा ना कराची का, तो कराची, हैदराबाद और सखर का। तो ये तो जहर है, ये बहुत बड़ा, इसलिए सूबाई गवर्नमेंट सिंध जो है इस पे तराजात कर रही है। तो खतरा है कि अगर ये 3 करोड़ की आबादी दिखा दी गई, सही मर्दमशुमारी हो गई, तो ज़ाहिर सीट्स तो बढ़ जाएंगी ना, सीटें बढ़ जाएंगी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में। तो पंजाब तो फिर तो जहर है, फिर तो MQM को, PTI को, जो भी है पीपल पार्टी के तो हाथ से सूबाई गवर्नमेंट निकल जाएगी। हाँ। इसलिए कि तमाम तो हालात ही ऐसे पैदा हो जाएंगे। तो 2023 के इलेक्शन से पहले अगर मर्दमशुमारी पर हतमी फैसला ना हुआ तो फिर क्या होगा? फिर किस मर्दमशुमारी पर आप 2023 के इलेक्शन करवाएंगे अगर उस पर भी कंसेंसस ना हुआ? सर फिर वही 2017 की जो है हमारी मर्दमशुमारी, उसी पर इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन ये तो हमारी हुकूमत के जो वज़रा हैं जो बैठते कैबिनेट में, वो सारे हक़ाइक़ देखने चाहिए थे ना। आपकी सीटें 19 सीटें हैं कौमी असम्बली की, ये सीटें बढ़ के हो जाएंगी 26-27 हो जाएंगी कौमी असम्बली की, और सूबाई असम्बली की सीटें जो है कराची की हो जाएगी 60। तो ये उस लिहाज से 60 सीटें जब सूबाई असम्बली की हो जाएगी, इस तरह हैदराबाद की सीटें बढ़ जाएगी, सखर की सीटें बढ़ जाएंगी, तो फिर आपकी पीपल पार्टी गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? तो जाहिर है फिर तो जो PTI और MQM मिलके जो है वो सुबह आराम से हुकूमत कर रही है। इसमें मैं देख रही थी कि ये दावा कर रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों और दुनिया में जो मुरव्वजा जदीद तरीक़ाकार है उस पर करेंगे, नई टेक्नोलॉजी होगी। सर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी मोतबर टेक्नोलॉजी है जिससे आप ये सारे काम करें, मर्दमशुमारी का सारा प्रोसेस, और फिर तनाज़ात ना उठें, फिर सवाल ना उठें? ये तो हमारी गवर्नमेंट जब से आई है नई टेक्नोलॉजी की बड़ी बातें करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक्चुअली अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत वैसे इस दौर में जितनी एक्टिव है सर कभी थी नहीं, इसलिए टेक्नोलॉजी की बातें टेक्नोलॉजी अक़वाम मुत्तहिदा की टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे बड़ा आसान तरीका नादरा की इस्तेमाल कर ले। नादरा का हमारा पाकिस्तानी इदारा है, बेहतरीन इदारा है, उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करके आप मर्दमशुमारी करवा सकते हैं, बेहतरीन करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये मुतनाज़ा मर्दमशुमारी न हुई तो ये फायदा पहुंचेगा MQM को और PTI को, और कराची और हैदराबाद और सिंध में खास तौर पर। तो ये पीपल पार्टी से बिल्कुल किनारे पर चले जाएगी ना, सीटें बढ़ जाएगी। और पंजाब की जो सीटें, जो 8 सीटें जो थी, अगर ये पंजाब में भी है आबादी उसी तरह से, तो यहाँ किसको फायदा होगा? फिर यहाँ की तो कम हुई है, तो यहाँ किसको फायदा होगा? नहीं, यहाँ तो कम करके तकसीम करें। पंजाब का तो उन्होंने इशू नहीं बनाया। पंजाब ने कहा ठीक है हमारी आबादी कम हो गई थी, तो 8 सीटें जो थी उन्होंने वॉलंटरली सरेंडर कर लिए थे। दो इस्लामाबाद को मिल गई थी, खैबर पख्तूनख्वा को मिल गई थी, इसी तरह से बाकी इलाकों में तकसीम कर दी थी उन्होंने। सर इनफ टाइम है सारे प्रोसेस के लिए नए इलेक्शन से पहले? टाइम तो बहुत है, नीयत का फर्क पड़ जाता है। टाइम तो मार्च में अगर ये हल्का बंदिया सॉरी अपना मर्दमशुमारी कर देती है, मुतनाज़ा नहीं बनती, तो फिर 3 महीने में तो डिलिमिटेशन तो ऑलरेडी डिलिमिटेशन हो ही है। आपकी ज्यादा तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो हमारी 2017 की डिलिमिटेशन है उस पर हल्की सी नजरसानी कर लेंगे, फायदा पहुंचेगा कराची को, वो भी डिलिमिटेशन हो जाएगी। 3-4 महीने में तो अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। अगर 2023 में जो इंतखाबात होने हैं वो शेड्यूल जो है आईनी और कानूनी तौर पर वो बनता है अक्टूबर 2023 में। अब अगर ये मार्च में अगर ये सारे मामलात को तय कर लेते, 6 महीने हैं, 6-7 महीने, तो वो आराम से कर लेंगे, हल्का बंदी भी हो जाएगी, तमाम मामलात हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तरक्याती प्रोग्राम UNDP की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मईशत के तकरीबन 2660 अरब रुपए जो है ये अशराफिया पर ख़र्च हो जाते हैं। यानी मुल्की मईशत का जो 6% है ये अशराफिया पर ख़र्च होता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो अदम मसावात है वो अपने उरूज पर है, मतलब कि बराबरी नहीं है यहाँ पर। और 20% पाकिस्तानी उमरा जो है ये 50% आमदन के मालिक है। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में मुल्क के 1% अमीर तरीन अफराद मुल्क की आमदन के 9% के मालिक थे, और अब अमीर तरीन 20% पाकिस्तान जो कौमी आमदन जो है ये इसके 49.60% के मालिक हैं, जबकि गरीब जो है 20% कौमी आमदन में जो मुख्तस 7% है ये उसके मालिक हैं। UNDP की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में अदम मसावात का जो एक मसला है इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई गई है। रिपोर्ट में पावर, पीपल और पॉलिसी का एक मंशूर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं इनमें आमदन और मुआशी मौक़े में अदम मसावात का एक तज्ज़िया किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ताकतवर ग्रुप्स हैं ये अपने मुनसिफाना हिस्से से ज़्यादा लेने को अपना जो हक़ है, जो इस्तेहकाक समझते हैं, समाज में हासिल खुसूसी अहमियत की बिना पर उनके खिलाफ बनाई गई पॉलिसी अक्सर बेशतर कामयाब नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पार्लियामेंट में दोनों तबकों की मजबूत नुमाइंदगी है। बेशतर बड़ी बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार जो हैं ये जागीरदार या कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो मराद की फराहमी के ज़िम्मेदार थे वही मराद वसूल कर रहे हैं। एक हाथ से वो मराद दे रहे हैं लेकिन दूसरे हाथ से वो वसूल भी कर रहे हैं। मुझे इस रिपोर्ट पे बात करनी है क्योंकि हमारी जो नई हुकूमत है तो नई पुरानी हो गई, 2.5 पौने 3 साल हो गए हैं। इनका एक नारा था बराबरी का, अमीर और गरीब में जो फ़र्क था इसको मिटाने का, इसको ख़त्म करने का, बुनियादी और जो मुसावी हुकूक सबको देने का बड़ा तहरीक इंसाफ दावे करती आ रही थी। और इन पे एक और बड़ी तनकीद हो रही है कि आप लोगों ने सबको एक जैसे हुकूक क्या देने, आप लोगों की तो तवज्जो है कि लंगर खाने लगा दें या कोई भूखा ना सोए, इस तरह के लॉलीपॉप दे के आवाम को आप लोग चुप करवा दें। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में ये बात की कि तहरीक इंसाफ तो यही नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थी, मैदान में उतरी थी कि दो नहीं एक पाकिस्तान, अमीर और गरीब में हम जो है ना वो फ़र्क जो है ना वो ख़त्म करेंगे, मसावात होगी, यहाँ पर कोई जो है ना वो अमीर नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर इतनी हैरानगी हुई है कि पार्लियामेंट में भी वही लोग बैठे हुए हैं जो मराद दे रहे हैं वो एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से वसूल कर रहे हैं। सर, आपको कोई लगता है कि बाकी जो 2.5 साल भी रह गए इसमें कोई तब्दीली आएगी? देखिए, बात ये है कि 1700 ख़ानदान हैं जो पिछले 73 सालों से मार्शल लॉ हो, जमहूरियत हो, सदारती निज़ाम हो, वज़ीर आज़म, पार्लिमानी निज़ाम हो, कुछ भी हो, 1700 ख़ानदान हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा या इस मुल्क से फ़ायदे उठाए, या जो रेडी वाले थे वो प्लाज़ों के मालिक बन गए, स्कूटरों वाले प्लाज़ों के मालिक बन गए, और जो छाबड़ियों वाले थे, बुरी बात नहीं है कि छाबड़ियाँ या रेडियाँ या कोई, लेकिन बुरी बात यह है कि वो गैर कानूनी तरीके से बने, लूट मार के ज़रिए बने, आकाओं के साथ लग के खुशामदें करके बने। और आज आप इस मुल्क का हाल देख लें कि इस मुल्क में आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, क्या कसम खुदा की लगता है इंसानियत शर्मा जाती है, रोना आता है। कई बच्चे, 1-2 मरतबा मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, कई बच्चों को देखकर मुझे ये नहीं लगा कि ये बच्चे इंसान के बच्चे हैं, जो उनकी हालत थी, जिस तरह पेट निकले हुए थे, आंखें निकली हुई थी, जो कुछ मरने से पहले दवाई, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, मरने के बाद एम्बुलेंस और कब्र नहीं। और दूसरी तरफ आप कसूर किनका है? बलूचिस्तान में जो इक़्तिदार में आते हैं या जो वोट दे के उन्हीं को बार बार चुनते हैं। उसी पे आ रहा हूँ, इन सरदार, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। वोट कौन सा वोट? क्यों आप ये एक लॉलीपॉप लगाया? कहाँ का वोट? शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उसके बाद वो भुगता दिए जाते हैं वडेरे के आगे, जिस गरीब आदमी को पता हो कि मेरी बेटी की इज्जत
और मेरी बीवी की इज्जत और मेरी 2 वक्त की रोटी जो है, जिसकी छत अपनी नहीं है, जिसकी ज़मीन अपनी नहीं है, पाँव के नीचे सर के ऊपर छत नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? ये हमारे लॉलीपॉप हैं। हम बड़े शहरों के ब्लेस्ड लोग हैं जो हम लॉलीपॉप देते हैं। इंटीरियर पंजाब में आप चले जाएं, इसी तरह आप जीबी में चले जाएं, जीबी थोड़ी सी बेहतर हालत में, लेकिन आप इसी तरह कश्मीर की सड़कें, कुछ भी पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, क्या आप समझती हैं? ईमानदारी से आप बताएं। आपने आते ही सारा इंट्रो का नज़ला डाला इस हुकूमत पर, इस बेचारी अब मासूम हुकूमत पर। इसके तो हम रोज़ करते रहते हैं, लेकिन एक मुझे डेवल्स एडवोकेट बनने दें। क्या ये हुकूमत 2.5 साल में चेंज कर सकती है? ये सिस्टम नहीं कर सकती। वजह ये है कि ये जिन जप्पा है शाजिया, ये जिन जप्पा है। हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ 2% को मिल रहा है कि हमारे यहाँ माजी की हुकूमतों ने भी तालीम को आम नहीं होने दिया। तालीम आम हो जाती तो लोगों में शऊर आ जाता, लोगों में शऊर आ जाता तो वो अच्छे बुरे में तमीज कर सकते, तो उनको पता चलता कि हमारे हुक्मरान कौन इस काबिल हैं कि हमारे सरों पर आकर जो है ना वो हुकूमत कर सके। यही तो वजह है, यही तो रोना है। हम इस हुकूमत से भी रोते हैं सर। फिर क्या कहें 18वीं तरमीम को, जिसने बहुत से ऐसे मामलात को जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया सूबों को देकर। आज आप देख लें तालीम कहां पर है हमारी। पहली बात तो यह कि 18वीं तरमीम को आप इस तरह देखा करें कि ये सेफ हेवन अपने इलाके इलादा करने की एक तरमीम थी, जिसमें हाउस ऑफ शरीफ को ये रिलीफ था कि नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाएं। पीपल्स पार्टी का था कि हमारा सिंध इलादा हो जाए। 600-700 अरब आता है NFC अवार्ड के तहत, हमें काफ़ी है, बाकी ये लगे रहें जो लगा रहता है। आप देख लिए, ये है वोट की इज्जत। मैं आप जब इंट्रो दे रही थी तो मैं सोच रहा था कि ये है वोट की इज्जत, जिसमें वोटर को जिल्लत, कदम कदम पर जिल्लत। आप सिर्फ देख ली, कहीं कोई भी नहीं। 75 लाख लीटर लाहौर का सुना जा रहा है एक दिन के दूध होना चाहिए। 45 लाख लीटर टोटल मिलता है। बाकी कहां से आता है? कौन बनाता है? किधर से आता है दूध? पानी साफ मिल रहा है आपको। अस्पताल हैं आपके लिए, स्कूल हैं। 2.5 करोड़ बच्चे जो बाहर हैं, उनमें 42 लाख यतीम हैं। वो बाकी भी यतीम हैं, हम तो सारे ही यतीम हो गए हैं। कहीं कोई मिल रहा है? और पार्लियामेंट ने आपने पिछले, मुझे बता दें कि इन 2.5 सालों में, उससे पीछे तो नवाज शरीफ साहब आए ही नहीं करते थे, उससे पीछे देख लें क्या किया इस मुल्क के लिए। अब कौन बैठे हुए हैं? देख आज जहांगीर तरीन साहब के चीनी 115 रुपए किलो है, और जहांगीर तरीन साहब और शुगर माफिया जो हैं, जो उन पे इल्ज़ाम लगे हैं, वो कहते हैं ये नहीं है, ये जमहूरियत को खतरा पड़ जाएगा अगर ये हुआ। वो भी, शुगर माफिया भी मजलूम है और चीनी 150-15 रुपए किलो वाले भी, ये भी है। यानी करना क्या है कि आप तंबाकू माफिया दे, तंबाकू में जाए एक माफिया, आप आटा गंदम में जाए एक माफिया, आप शुगर में जाए एक माफिया, आप अद्वियात में जाए एक माफिया, आप निजी बिजली घर में जाए एक माफिया। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिएगा, ये जिन जप्पा है प्लीज, ये हम सारों का, मेरा आपका सारों का मसला है। मदीना की रियासत का हम रोज़ कहते हैं कि उनको, इमरान खान को नाम नहीं लेना चाहिए। हम ये रोज़ कहते हैं कि ये जो NRO नहीं दूंगा, उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई आप NRO नहीं दो। ओ भाई, ये इमरान खान का अकेले का मसला है ये, यानी ये मेरा मसला नहीं है। ये किसी के, इमरान खान के भी बच्चे बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब के भी बच्चे बाहर हैं, जरदारी साहब के पढ़ के आ गए हैं। मेरे और आपके बच्चे इस मुल्क में हैं, जिन्होंने इधर रहना है और जिन्होंने इधर, जिनकी कब्रें इधर होंगी, जिन्होंने जिंदगी गुजारनी, उनके लिए हम कौन सा पाकिस्तान दे के जा रहे हैं? क्या आप और मैं, हम दोनों के बदले बगैर नहीं हो सकता। ये नवाजे हुए लोग हैं। ये जब हम, मैं और आप क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। ये लंगर खाने, ये कोई भूखा ना सोए, ऐसे प्रोग्राम, बड़ी तनकीद भी हुई इस पर। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की कि बजाय इसके कि आप कारखाने लगाएं, लोगों को इस काबिल बनाएं, लोगों को रोज़गार दें कि वो कमाएं और कोई भूखा सोए ना। आप ये कैसी जो है ना वो प्रोग्राम शुरू करके लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं? ये अगले 2023 के वोट आप इस तरीके से पक्के नहीं कर सकते, इस तरह आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। आपको लगता है इससे प्रोग्राम्स का कोई फ़ायदा है? देखिए, ये 24 करोड़ का मुल्क है, एक बात। दूसरी बात, मुझे फिर हमारे अपने मुल्क में और अपने सियासतदानों को देख के नहीं करना चाहिए, लेकिन नेल्सन मंडेला की एक फ़िक्रा मुझे याद आ रहा है कि गुर्बत खैरात से नहीं ख़त्म होती, इंसाफ से ख़त्म होती है। इंसाफ, खुदा के लिए इंसाफ, और वो इंसाफ कोई आए तो करे। इस निज़ाम, बदबूदार निज़ाम में, फरसूदा निज़ाम में, इसमें हमने सस्ते बाजारों की हमने जीनत बन गए हैं। आपको पता है रमजानुल मुबारक आया है, ये सुनिएगा जरा,
रमजानुल मुबारक 440 रुपए की मुर्गी किलो हो गई, 220 से कल बिक रही थी सर। और गैर मुस्लिम मुल्कों में सेलें लगी हुई हैं, लग जाती हैं रमजान में। चीजें कम कर दी हैं कि मुसलमानों का रमजान आ गया ताकि इज़ारे यकजहती। बिल्कुल, हमारी एक नजर घड़ी पर होती है कि जमात कितने बजे, नमाज कितने बजे पढ़नी है, और दूसरी हम मिलावट करते हैं, हम 2 नंबरी करते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, हम धोखा करते हैं। वो फिर मैं आपको सुना के जा रहा हूं, आखिरी बात, आपके पास टाइम थोड़ा है, आखिरी 1-2 जुमले के वो जुल्फकार मगसी ने कहा था जब वो गवर्नर था, इंटरव्यू देते हुए कि वी आर नेशन ऑफ करप्ट पीपल। उसने कहा मैं नैब ज़दा हूं, मुझे जुर्माना हुआ, मुझे जेल हुई, और आज मैं फिर गवर्नर हूं। ये है मुल्क, इधर कोई इखलाकियात का मसला नहीं है, करप्शन का मसला नहीं है, असूल का मसला नहीं, मंतक का मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पीर वाले दिन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।